तो क्या मिडिल ईस्ट में तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? क्या मिडिल ईस्ट से बशर अल असद के छोड़ने के बाद, सीरिया से छोड़ने के बाद, क्या अब इजराइल, अमेरिका और तुर्की के द्वारा जो हमले किए गए हैं, इससे लग रहा है कि सीरिया एकदम नष्ट हो जाएगा? सीरिया में आखिरकार आगे क्या होने वाला है? क्या सीरिया युद्ध के आगोश में समाता जा रहा है? हमारे साथ साहिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम है, आप न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। साहिल, मिडिल ईस्ट में सीरिया में जिस तरह से अटैक लगातार किए जा रहे हैं 8 दिसंबर के बाद से, उससे लग रहा है कि सीरिया को भी अब युद्ध की आग में झोंकने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिन 3 अलग अलग ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, इजराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, तुर्की के द्वारा, उन 3 अलग अलग ठिकानों पर हमले के मायने क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि जो हम कह रहे थे कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है या होने वाला है, कहीं ना कहीं अगर हम अब पूरे विश्व में देखें तो हर जगह युद्ध चल रहा है, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो अब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा हो। तो कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि इसी बीच खबर आई थी कि साउथ कोरिया में भी कूप आ गया है। तो कई चीज़ें पूरे विश्व में बदल रही हैं। बात करें अगर सीरिया की, तो देखिए सीरिया में लगातार अटैक हो रहे हैं, क्योंकि सीरिया की जो अभी कंडीशन है वो ऐसी कंडीशन है जहाँ पर अभी कंट्री बहुत अनस्टेबल हो रखी है। क्यों? भले ही एचटीएस के विद्रोही वहाँ जीत चुके हैं, ये भले ही जाहिर हो चुका है कि अब एचटीएस से ही कोई वहाँ राष्ट्रपति बनने वाला है या एचटीएस का ही कोई बहुत बड़ा लीडर वहाँ आने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी थी कि हम पावर को ट्रांसफर करने वाले हैं। यानी अगर पावर ट्रांसफर हो रही है, यानी ये बात मान ली गई है कि हाँ, वहाँ पर अब उन्हीं का राज होने वाला है। क्योंकि इसी को देखते हुए सीरिया का जो झंडा है उसको भी बदल दिया गया है, कई चीज़ें बदल दी गई हैं। यहाँ तक कि एचटीएस की तरफ से ये बयान भी सामने आया था कि महिलाओं के ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं रहेगी। और जब से अलकायदा से ये अलग हुआ है एचटीएस, तो कहीं ना कहीं अब जो उसके नेता हैं वो यही चाहेंगे कि अब उनकी जो एक छवि है वो छवि आए, एक अच्छे नेता के रूप में बाहर आए। क्योंकि अगर उनको देश चलाना है, अगर जितने सैंक्शंस लगाए गए हैं उन पर अगर उसको खत्म करना है, तो कहीं ना कहीं वो छवि अब जरूरी हो जाएगी। अब बात करते हैं हमलों की, तो अमेरिका हो, चाहे तुर्की हो, चाहे इजराइल हो, तीनों अपनी अपनी जगह अटैक्स कर रहे हैं। क्यों अटैक कर रहे हैं? सबके अपने अपने मायने हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, एक तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका खुश होता है कि असद सरकार गिर जाती है, मगर वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अटैक्स भी करता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अमेरिका अटैक सीरिया पर नहीं कर रहा है, अमेरिका अटैक कर रहा है उन ठिकानों पर जहां आईएसआईएस या अलकायदा के बेस कैंप्स मौजूद थे। तकरीबन 75 के आसपास ये बेस कैंप्स थे जिन पर गोलाबारी की गई, जिन पर एक अटैक लॉन्च किया गया और उनको डिस्ट्रॉय किया गया। और यही कहा गया कि क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आईएसआईएस या अलकायदा जैसा कोई भी जो आतंकी संगठन है उसकी वजह से और भी हिंसा बढ़ गई, इसलिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। बात अगर तुर्की करें तो तुर्की ने मनबिस पर अटैक किया, जहाँ पर एसडीएफ ने बहुत पहले जीत हासिल की थी। अब वहाँ पर तुर्की का राज ऑलमोस्ट होने ही वाला है। और बात अगर हम इसराइल की करें तो देखिए, इसराइल का अटैक करना कहीं ना कहीं उसकी अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, जो एक बफर जोन बनाया गया है, जो सीरिया और इसराइल के बीच में बफर जोन है, जिसको गोलान हाइट्स कहा जाता है। अब गोलान हाइट्स और सीरिया के बीच जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर देखा जाए सीरिया से अगर एक अटैक लॉन्च करना है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा और सीरिया से बंदा इजीली इसराइल पर अटैक लॉन्च कर सकता है। अब उस अटैक को रोकने के लिए कहीं ना कहीं अब इसराइल ने किया ये है कि वो जो बफर जोन बनाया गया था, जो 1967 में या हम कहें 1967 के आसपास जो एक वॉर लड़ी गई थी, उस वॉर के दौरान एक बफर जोन बनाया गया था सीरिया और इसराइल के बीच में। अब सीरिया चाहता था कि वो जो बफर जोन है वो इसराइल वाली साइड तक माना जाए और इसराइल चाहता था उस साइड तक, यानी जहां। लेकिन अगली रणनीति सीरिया की क्या हो सकती है? मोहम्मद अबू जुलानी जो एचटीएस के चीफ हैं, तब 3 देश एक साथ अटैक कर रहे हैं, तीनों के अलग के मायने अलग अलग हैं। एक और अमेरिका कहता है कि हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक हुआ, अमेरिका तारीफ भी करता है, वहीं इजराइल भी इस पूरे मामले का स्वागत करता है। लेकिन इजराइल के द्वारा, अमेरिका के द्वारा इस तरह से अटैक करना, तुर्की के द्वारा अटैक करना, एचटीएस का आगे का रणनीति क्या होगा? इसके अलावा जो मॉस्को में बैठे हैं बशर अल असद, क्या व्लादिमीर पुतिन भी कोई रणनीति कर सकते हैं क्या सीरिया के लिए? देखिए, व्लादिमीर पुतिन ऑलरेडी एक रणनीति बना रहे हैं। क्योंकि रशिया भी लगातार अटैक्स कर रहा है। रशिया का बोलना साफ ये था कि हम जो अटैक्स लॉन्च कर रहे हैं, हम एचटीएस पर लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि रशिया एचटीएस को एक आतंकी संगठन मानता है। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से ये बात जरूर कही गई कि हम एचटीएस को ब्लैकलिस्ट से हटाने के बारे में सोच रहे हैं। तो जिसकी वजह से अगर एचटीएस ब्लैकलिस्ट से हटता है तो कहीं ना कहीं वहां वो सरकार बना लेगा, इजीली बना लेगा, जिस वजह से जो पूरी दुनिया है उनको सपोर्ट करने वाली है। बात इसराइल की करें, इसराइल जो अटैक्स लॉन्च कर रहा है, इसराइल कहाँ अटैक्स कर रहा है? इसराइल कर रहा है एयर बेसिस पे अटैक। इसराइल अटैक कर रहा है कहाँ पर? जहाँ पे एम्यूनेशन है। इसराइल अटैक कर रहा है कहाँ पर? जहाँ पे केमिकल बेसिस थे, जो कहा जाता है केमिकल वेपन से सबसे बड़ी जो चुनौती
मानी जा रही है, सबसे खतरनाक हो सकता खतरनाक है, माना हाँ। जा रहा था जिसको, उस पर अटैक किए जा रहे हैं। अब क्यों? क्योंकि इसराइल की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है, इसराइल ने ये बात साफ कही कि हम ये अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इन केस में जो विद्रोही हैं, हम विद्रोहियों का साथ नहीं दे रहे हैं, मगर अगर ये जो वेपन्स है, जो न्यूक्लियर वेपन हो गया या हम कहें जो केमिकल वेपन हो गया, अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। और अपनी सुरक्षा के लिए हमने ये अटैक किए, जिस वजह से गोलान हाइट्स पर इसराइल आगे की तरफ आया, आगे की तरफ उसने अपने टैंक्स लगाए, अपने वेपन्स लगाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं पीछे से एक एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई। अब ये जो एयर स्ट्राइक लॉन्च की गई, लेकिन जुलानी की जो आर्मी है, क्या वो भी इसका जवाब देने के लिए सक्षम है? अगर जुलानी की आर्मी जवाब देना चाहे तो एसटीएस की जो आर्मी है। इसके अलावा जो अटैक किए जा रहे हैं, जो वीपन्स हैं, केमिकल वीपन्स, इसलिए अटैक किए जा रहे हैं ताकि खतरा आगे भविष्य में पैदा ना हो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस तरह से अगर अटैक करते जा रहे हैं, हालांकि अभी तक खबर ये है कि आम नागरिकों को वहां पर नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, आम नागरिकों को महफूज रखते हुए तीनों देश अलग अलग ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मैं वही बोल रहा हूँ कि तीनों के अपने अपने मायने हैं अटैक करने के। अगर हम मनबिज की बात करें तो मनबिज में भी लोगों पर अटैक नहीं किया गया है, जो वहाँ पर फोर्स मौजूद थी उस पर अटैक किया गया। यहाँ तक कि फोर्स को ये भी कहा गया कि आप पीछे जा सकते हैं, हम सीधा पर अटैक लॉन्च नहीं करेंगे। इसराइल भी सिर्फ डिफेंस फोर्सेस पर अटैक लॉन्च कर रहा है, या हम कहें जो उनकी नेवी शिप्स हैं उन पर अटैक लॉन्च कर रहा है, क्योंकि वो अपनी एक सुरक्षा बनाना चाह रहा है। सीधी बात ये है, अमेरिका सीधा तालिबान, सीधा आईएसआईएस और अलकायदा पर अटैक कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ के लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। मगर एक बात साफ है कि जो अटैक्स किए जा रहे हैं उससे सीरिया के दो हिस्से जरूर बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक जो रीजन है जहाँ पर एचटीएस का कब्जा है, वो एक रीजन अलग होगा, क्योंकि जो दूसरा एक पोर्शन है जहाँ पर असद सरकार का अभी तक राज नहीं था, जहाँ हम कह सके असद सरकार उतनी प्रभावशाली नहीं रही थी, वो था कुर्द का रीजन। अब वो जो कुर्द का रीजन है, हो सकता है इस वजह से आने वाले 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, पर वो कुर्द रीजन अलग हो सकता है। और क्योंकि पहले से भी डिमांड उठती रही कि हमें कुर्दिस्तान अलग चाहिए, तो हो सकता है कि अभी हमें देखने को मिला कि एक पूरी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कुर्दिस्तान अलग होने की कोशिश करे। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी इंस्टेबिलिटी है ये रहेगी 20 जनवरी तक, क्योंकि 20 जनवरी को अमेरिका में राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप। अब जब डोनाल्ड ट्रंप वहां बन जाएंगे, उसके बाद क्या सिचुएशन होगी वो तो तब की बात है, पर अभी क्या सिचुएशंस हैं उस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप के बाद क्या सिचुएशन होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है, सीरिया में 50 साल के तानाशाही अंत से जो आम लोग नागरिक वहां पर रह रहे थे साहिल, उन्होंने राहत की सांस जरूर ली। हालांकि सीरिया में जो फिलहाल गतिरोध चल रहा है, तुर्की मिडिल ईस्ट में, तुर्की अमेरिका और इजराइल जिस तरह से अटैक कर रहे हैं, उसका असर भारत पे क्या रहने वाला है और भारत क्या प्रतिक्रिया भारत की रहने वाली है? देखिए, जो भारत की पॉलिसी है, भारत की पॉलिसी हमेशा ऐसी रही है सीरिया के साथ, क्योंकि देखिए सीरिया के साथ सीधा कभी वॉर नहीं हुई है भारत की, ठीक है। अब हुआ ये है कि क्योंकि सीरिया ने कभी खुलकर पीओके के मुद्दे पर या कश्मीर के मुद्दे पर कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था। ये एक डील साइन की गई थी बहुत पहले कि हम पाकिस्तान के मुद्दे पर आप नहीं कहेंगे, और गोलान हाइट्स जिसको सीरिया अपना हिस्सा मानता, उसके मुद्दे पर हम नहीं बोलेंगे, ना आप पीओके के मुद्दे पर बोलेंगे। अब यहाँ पर हुआ ये कि हमेशा भारत इजराइल के अगेंस्ट गया था इस मुद्दे पर जब से असद सरकार गिरी है, कहीं ना कहीं अब सवाल उठेंगे, क्या भारत अब भी उस अपने स्टांस पर रहेगा? क्या भारत अब भी साथ देगा या उनको विद्रोही मानकर उनके अगेंस्ट जा सकता है और इजराइल का साथ दे सकता है? ये असर देखने और एक महत्वपूर्ण बात और साहिल कि बशर अल असद को ये पहले से ही पता था कि आने वाले समय में एसटीएस के विद्रोही उन पर कब्जा कर लेंगे, सीरिया पर उनका कब्जा हो जाएगा। तभी बशर अल असद और उसने भाई ने रूस समेत तमाम देशों में अपने अपने लैंड खरीदना शुरू कर दिए थे, तमाम सारी जो बिल्डिंग्स थी उनमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था, जो अपनी लग्जरी कारों का जखीरा था वो रूस में शिफ्ट कर दिया था। हालांकि सीरिया पर हो रहे अटैक्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।